View. चोर की औलाद शेर खां काले का धंधा करता है, लेकिन ईमानदारी से, समझे? ये सीन जिस कहानी से इंस्पायर है वो कोई काल्पनिक फिल्मी कहानी नहीं है। ये कहानी है मुंबई के पहले डॉन करीम लाला की। करीम लाला का नाम अब्दुल करीम शेर खान था और उसका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था। करीम का परिवार एक खाता पीता अमीर परिवार था। काम की तलाश में पहले करीम लाला पेशावर गया और उसके बाद उसने मुंबई का रुख किया। करीम लाला जब मुंबई आया तो वो सिर्फ 21 साल का था। ये वक्त था आज़ादी से पहले का, करीब 1932 के आसपास का। उस वक्त जब मुंबई अंडरवर्ल्ड के किंग कहे जाने वाले दाऊद की तो पैदाइश भी नहीं हुई थी। जब करीम लाला मुंबई आया तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह शख्स एक दिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डॉन बनेगा। बंबई आकर उसने शुरू में कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन करीम लाला जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहता था और इसके लिए उसने क्राइम का रास्ता चुना। करीम लाला ने शुरू में ग्रांट रोड स्टेशन के पास एक किराए का मकान लिया और यहीं से करीम लाला ने अपराध की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। बंबई आकर करीम लाला को पता लगा कि मुंबई में जुए का एक बहुत बड़ा रैकेट है। करीम लाला ने कुछ सोचा और अपने ग्रांट रोड वाले घर में जुए का अड्डा खोल दिया। कुछ ही टाइम में उसका खोला हुआ ये जुआ घर बहुत मशहूर हो गया। थोड़े ही टाइम में पूरे मुंबई में सब लोग इस जुआ घर के बारे में जान गए थे। धीरे धीरे ये जुआ घर मुंबई का पहला क्लब बन गया जहां पर नामी गिरामी लोग आने लग गए थे। जुए के अड्डे में मिली कामयाबी के बाद जब उसके पास पैसे आने लगे तो उसने उस पैसे को सूद पर चलाना शुरू कर दिया। ब्याज पर पैसे देने और ब्याज की वसूली के कारण ही इसका नाम अब्दुल करीम शेर खान से करीम लाला हो गया। दरअसल उस वक्त बंबई में आम पब्लिक के बीच छोटी मोटी बदमाशियां तो हुआ करती थीं, लेकिन इस तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हुआ करता था। ये सब करीम लाला की देन है। फिर धीरे धीरे उसने और भी गलत काम करने शुरू कर दिए, जिसमें शराब के अवैध कारोबार और वेश्यावृत्ति भी शामिल हैं। इसके बाद उसने सोने की स्मगलिंग के काम में अपना हाथ आजमाने की सोची। बंबई तो वैसे भी पहले से ही स्मगलिंग का अड्डा हुआ करता था। समुद्र के रास्ते यहाँ पहले से ही सोने की स्मगलिंग की जाती थी। तो करीम लाला ने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी स्मगलिंग करके खूब पैसे कमाऊं। उसने डॉक से सोने, हीरे और जवाहरात की तस्करी करने का काम शुरू किया। लगभग 8 से 10 साल के वक्त में ही उसने इस काम में अपनी एक तरफा पकड़ बना ली, लेकिन उसके डॉन होने का रुआब दिखा भारत की आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद तो बंबई में जुए के अड्डे और हीरे जेवरात की तस्करी के धंधे में करीम लाला का ही राज चलता था। कहते तो ये भी है कि बंबई में करीम लाला से पहले सिर्फ तस्करी होती थी। दारू, जुआ और वसूली जैसे धंधे तो बंबई को करीम लाला की ही देन है। कहते हैं कि उसका रुबाब इतना था कि कई बार सरकारी कर्मचारी, पुलिस वाले और यहाँ तक कि जज और मजिस्ट्रेट भी करीम लाला के पास अपनी फरियाद लेकर आते थे। करीम लाला का कद और दबदबा बढ़ता ही गया। कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा हो या फिर किसी से घर खाली करवाना हो या किसी की दुकान खाली करवानी हो, इन सब कामों के लिए करीम लाला का नाम ही काफ़ी होता था। करीम लाला को जिस किसी का भी घर खाली करवाना होता था, उसके साथ ही उस घर या दुकान पर करीम लाला की छड़ी रख देते थे, जिसका मतलब होता था कि दुकान या मकान को खाली कराने का हुक्म करीम लाला ने दिया है। इसके बाद कुछ घंटों में ही वो घर या दुकान खाली हो जाया करती थी। उस समय करीम लाला के नाम का अलग ही लेवल था। इस बीच मुंबई में एक और गैंग एक्टिव था। उसके लीडर का नाम था हाजी मस्तान। हाजी मस्तान अच्छी तरह से जानता था कि वो पठान गैंग से सीधी टक्कर नहीं ले सकता है, इसलिए उसने करीम लाला की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोनों ने आपस में एक समझौता कर लिया कि समुद्र के किनारे हाजी मस्तान के लोग काम संभालेंगे और उसमें पठान गैंग के लोग उसकी मदद करेंगे। जो भी माल वहाँ उतरेगा
उसके बदले में हाजी मस्तान को कमीशन मिला करेगा। इसी दौरान मुंबई में एक तीसरे गैंग ने भी अपने पांव जमा लिए थे। वो था वर्धा राजन मुदलियार यानी वर्दा भाई का गैंग। वो भी शराब के अवैध धंधे और दूसरे गलत काम किया करता था। इस गैंग ने भी करीम लाला और हाजी मस्तान दोनों के साथ समझौता कर लिया। अब मुंबई में 3 गैंग मिलजुल कर काम करने लगे। तीनों अच्छे पैसे कमाने लगे थे। पुलिस के बीच भी इनकी अच्छी पैठ बन गई थी। इन तीनों में एक तरफ था हाजी मस्तान, जिसकी इमेज एक ऐसे डॉन की थी जिसने अपने काले धंधे के लिए न कभी गोली चलाई और न ही किसी का खून बहाया है। मस्तान की कहानी मैं आपको अपने अगले एपिसोड में सुनाऊंगी। वही दूसरी तरफ लाला का पठान गैंग था, जो जाना ही जाता था अपनी मसल पावर के लिए। वो जब चाहे तब किसी की भी बोलती बंद करवा सकता था। इसी तरह वर्धराजन भी अपनी मसल पावर के लिए जाना जाता था। तीनों के बीच अच्छी दोस्ती थी, इसलिए इन्होंने बंबई पर बिना किसी परेशानी के राज किया। इधर बंबई में 1950 से 1980 के बीच लाला का धंधा परवान चढ़ रहा था। तो उसी वक्त दूसरी तरफ मुंबई पुलिस के कांस्टेबल कास्कर का बेटा जवान हो रहा था। वैसे तो कांस्टेबल कास्कर के कई बेटे थे, लेकिन लाला के रास्ते में दखल देने वाला एक ही था, जिसका नाम था दाऊद इब्राहिम कास्कर। उसके भी बड़े ख्वाब थे। उसने बचपन से इन सब डॉन्स को देखा था, इनके बारे में किस्से कहानियां सुनी थी, और वो इन सब से कहीं ऊपर पूरी मुंबई का अकेला बादशाह बनना चाहता था। बंबई की क्राइम की दुनिया में वो आया तो था, नकली घड़ियां बेचने के धंधे से, लेकिन जल्द ही उसे बंबई नगरी छोटी लगने लगी। उसे शहर से लगे दरिया से होने वाली तस्करी का करोड़ों का कारोबार अच्छा लगने लगा। अपने बड़े भाई शब्बीर के साथ दाऊद भी इस तस्करी के धंधे में कूद गया, और यहीं उसका सामना लाला के पठान गैंग से हुआ। दाऊद और पठान गैंग के बीच आए दिन वारदात होने लगी। हाजी मस्तान ने एक बार करीम लाला और दाऊद के बीच में सुलह भी करवा दी और उनका एरिया भी बांट दिया, हाजी के सपोर्ट की वजह से। अब करीम लाला दाऊद से सीधे पंगा भी नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ दाऊद तो रोज ही सोने की स्मगलिंग के नए नए तरीके निकाल रहा था, जिससे उसका दुबई से भी डायरेक्ट कनेक्शन बन गया था। लाला के पठान गैंग से दाऊद की ये तरक्की देखी नहीं गई। पठान गैंग में से ही एक अमीरजादा नाम के पठान ने दाऊद के भाई शब्बीर का मर्डर करवा दिया। इसकी पूरी कहानी मैं आगे चलकर इसी सीरीज के किसी एपिसोड में सुनाऊंगी। भाई के मर्डर के बाद दाऊद एकदम आग बबूला हो गया था। पठान गैंग से बदला लेने के लिए वो रोज प्लान बनाने लगा। इस दौरान दाऊद इब्राहिम ने करीम लाला के गैंग पर कई हमले किए। दाऊद का प्लान तो सीधे लाला को ही टपकाने का था, लेकिन वह ये नहीं कर पाया। पर इसी बीच एक दिन ऐसा आया जब दाऊद इब्राहिम मुंबई में बीच सड़क पर करीम लाला के हाथ लग गया। देखते ही देखते उन दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। दाऊद के दिल में तो इतना गुस्सा था कि उसका दिल करीम लाला की चमड़ी उधेड़ने का कर रहा था, लेकिन उस दिन बात बनी नहीं। उस दिन करीम लाला ने दाऊद को सड़क पर ही गिरा गिरा कर लात घूंसों से बहुत मारा। दाऊद इब्राहिम की हालत इस मार के बाद इतनी बिगड़ गई थी कि उसे हॉस्पिटल जाना पड़ गया था। दाऊद की इस पिटाई से इलाके में लोग भी सकते में आ गए थे और सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा और ये गैंगवार अब क्या नया मोड़ लेगी। लेकिन इस मार के बाद दाऊद ने फिर कभी करीम लाला को खुली चुनौती नहीं दी, यहाँ तक कि वो उन धंधों से भी बचने लगा जहाँ करीम लाला सीधे तौर पर इन्वॉल्व होता था। लेकिन वो अपना बदला नहीं भूला। आगे चलकर उसने अपने भाई के हत्यारों को भी मारा। इसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब दाऊद कीड़ी कंपनी ने पूरे पठान गैंग को ख़त्म कर दिया। वो सब मैं आपको अपनी इसी सीरीज़ के आने वाले एपिसोड्स में सुनाऊंगी। बढ़ती उम्र के चलते हाजी मस्तान, वर्धा राजन और करीम लाला तीनों का दबदबा मुंबई पर कम होने लगा। मुंबई में अब सिर्फ डी गैंग की चलने लगी। धीरे धीरे ये तीनों 40 साल तक मुंबई पर राज करने के बाद बैकग्राउंड में चले गए। 19 फरवरी 2002 को 91 साल की उम्र में करीम लाला का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। तो ये थी
देश के पहले डॉन करीम लाला की पूरी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी एक नए एपिसोड में, इसी सीरीज़ की एक और कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।